नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड के दो प्रमुख तीर्थ स्थलों की, केदारनाथ और बद्रीनाथ के बारे में। ठीक, दोनों ही बहुत ही प्रमुख तीर्थ स्थल हैं और उत्तराखंड में इनको छोटा चार धाम के अंतर्गत रखा जाता है। दो अन्य जो चार धाम हैं उनका नाम है यमुनोत्री और गंगोत्री। ठीक, तो इससे संबंधित कई सारे फैक्ट्स हैं ओके, जो एग्जामिनेशन में आते हैं। लगभग हर साल सांस्कृतिक गतिविधियों से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उत्तराखंड द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में। तो बिना समय वेस्ट किए थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये पंच केदार क्या है, इन पंच केदारों का क्या महत्व है और कौन सा ऐसा केदार है जो शीतकाल में भी बंद नहीं होता। तो इस तरीके से क्वेश्चन इसमें आते रहते हैं। ये देखिए, बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर है केदारनाथ की। ठीक है, बर्फ़ पीछे पड़ रही है और बहुत ही अच्छा ये दिखने में लगता है। तो देखते हैं कि पंच केदार क्या चीज़ है। पंच केदार अर्थात पांच केदारनाथ क्या है, इसका संबंध किससे है? शिव भगवान से है। ठीक, इस पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये सारे केदारनाथ समिति के अधीन आते हैं और कौन सा केदार किस जिले में है ये भी यहाँ पर दिया गया है। उसमें सबसे पहले नाम आ जाता है केदारनाथ का, जो इन सभी केदार में सबसे महत्वपूर्ण है। इसका सर्वाधिक महत्व है, आपको पता ही होगा। केदारनाथ है रुद्रप्रयाग में और इसी को प्रथम केदार के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक ज्योतिर्लिंग है और यहाँ पर शिव के पृष्ठ भाग की पूजा होती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है मैच द फॉलोइंग करने के लिए कि शिव के अलग अलग हिस्सों की पूजा अलग अलग मंदिरों में की जाती है। तो मैच द फॉलोइंग के लिए तैयार रहिएगा, हो सकता है यहाँ से कोई क्वेश्चन बने आने वाले एग्जामों में। ठीक है, केदारनाथ तो आपको पता ही होगा कि जिस ज्योतिर्लिंग की स्थापना किसने करी थी? आदि गुरु शंकराचार्य ने करी थी। तो इसकी प्राचीनता काफ़ी पुरानी है। दूसरा है नंबर इसमें तुंगनाथ का, और ये भी रुद्रप्रयाग में ही है। इसको द्वितीय केदार कहते हैं। देखिए, क्वेश्चन बनने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, द्वितीय केदार कहते हैं। यहाँ पर पूजा होती है किस चीज़ की? भुजाओं की पूजा होती है। और याद रखिएगा कि ये सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक है पूरी दुनिया में और भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है तुंगनाथ। पता लगाइएगा आप लोग कि कितनी ऊंचाई पर है ये। तीसरा है रुद्रनाथ, ये भी रुद्रप्रयाग में है। इसको तृतीय केदार कहते हैं। रौद्रमुख अर्थात मुख की पूजा की जाती है इस वाले केदार में। मान्यता है कि शरीर त्यागने के पश्चात लोगों की आत्मा यहाँ स्थित वैतरणी नदी पार करके आगे बढ़ती है। ठीक है, और जो रुद्रनाथ वाला इलाका है ये ब्रह्म कमल के लिए भी जाना जाता है, जो उत्तराखंड का क्या है? राजकीय पुष्प है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। मद महेश्वर, इसको चतुर्थ केदार के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर शिव की नाभि की पूजा होती है। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए, एक केदार इसमें ऐसा है जो बद्रीनाथ समिति के अधीन आता है भाई, तो ये जान लेना। देखो, क्वेश्चन कितने तरीके से क्रिएट किया जा सकते हैं, है ना। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकता है, कौन से भाग की पूजा कहाँ पर होती है ये क्वेश्चन आ सकता है। इन निम्नलिखित केदारों में से कौन सा केदार ऐसा है जो बद्रीनाथ समिति के अधीन है ना। कितना इंपॉर्टेंट है देखिए। तो जो बद्रीनाथ समिति के अधीन जो केदार है वो पंचम केदार के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर शिव के केश की पूजा होती है। कल्पेश्वर मान्यता है कि इस स्थान पर अप्सरा, उर्वशी तथा दुर्वासा ऋषि ने कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या की थी। और हाँ, मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि ये वो केदार है जो शीतकाल में भी बंद नहीं होता। बाकी सारे शीतकाल में बंद हो जाते हैं क्योंकि ठंड बहुत अधिक हो जाती है, बर्फ़ पड़ जाती है। तो जाहिर सी बात है कि इनको कुछ समय के लिए ग्रीष्मकाल तक के लिए बंद रखा जाता है। तो ये तो बात हो गई किसकी? केदारनाथ की। एक हम देख लेंगे बद्रीनाथ के संबंध में। ये रहा बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, देख लीजिए। बद्रीनाथ का संबंध विष्णु भगवान से, ये आपको पता ही होगा। पहला है बद्रीनाथ विशाल बद्री या बद्री विशाल भी कहते हैं।
चमोली जिले में है। ठीक, यह देश के 4 धामों में से एक है और जोशीमठ से 51 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यह नर और नारायण नामक 2 पर्वतों के बीच स्थित है। ये क्वेश्चन उत्तराखंड के एग्जामों में बहुत बार रिपीट हुआ है, नर और नारायण के बीच में कौन सा मंदिर स्थित है। और ये भी क्वेश्चन आया है कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे या किस तट के किनारे स्थित है, तो उसका नाम है क्या, अलकनंदा। अच्छा, इनके संबंध में कुछ और जानकारी जरूरी है जान लेनी कि बद्रीनाथ के पुजारियों को रावल कहा जाता है, रावल, जो दक्षिण भारत से हैं। मंदिर प्रतिवर्ष अप्रैल और मई के महीने में खुलता है और सर्दियों में नवंबर महीने में बंद हो जाता है। ठीक है, दूसरा लिखेंगे इसमें हम आदि बद्री, ये भी चमोली में है। यह कर्णप्रयाग में है, जो कि चमोली जिले में ही आता है। यहाँ पर 16 छोटे छोटे मंदिर हैं, जिनमें 6 मंदिर गुप्ता पीरियड के हैं। आपको पता ही होगा गुप्ता पीरियड के बारे में, हिस्ट्री पढ़ा होगा आपने, है ना। 4वीं और 5वीं शताब्दी का काफ़ी महान जो पीरियड है ऐतिहासिक रूप से भारत का, उसकी बात हो रही है। 6 मंदिर गुप्तकालीन है। विष्णु भगवान, ठीक है, आदि बद्रीनाथ है। ठीक है, चलो उसको। नंबर 3 भविष्य बद्री, ये भी चमोली में है। यह मंदिर जोशीमठ में सुबेन नामक स्थान में है। ठीक है, ठीक है, यह मंदिर कहाँ पर है, जोशीमठ में सुबेन नाम के स्थान में है। इसको हम भविष्य बद्री कहते हैं। वृद्ध बद्री, ये भी चमोली में है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विष्णु भगवान से सारे संबंधित जो बद्री हैं वो सारे के सारे चमोली जिले में। इस वजह से भी चमोली एक महत्वपूर्ण जिला बन जाता है धार्मिक गतिविधियों की दृष्टि से, और रुद्रप्रयाग भी, है ना। योग ध्यान बद्री, अच्छा पहले इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। वृद्ध बद्री जोशीमठ से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा बद्रीनाथ की प्रतिमा सर्वप्रथम स्थापित की गई थी, इसलिए यह प्रतिमा वृद्ध बद्री कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अर्थात समझ रहे हैं बात आप, कि शंकराचार्य द्वारा बद्रीनाथ की प्रतिमा सर्वप्रथम स्थापित की गई थी, इसीलिए यह प्रतिमा वृद्ध बद्री कहलाती है। वेरी गुड, सबसे पुरानी है इस वजह से। 5वीं जो बद्री है इसका नाम है योग ध्यान बद्री। ये भी कहाँ है, चमोली में है और चमोली के जोशीमठ में स्थित है। ठीक, देखिए इन सभी गतिविधियों के कारण उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, ऋषि भूमि कहा जाता है। ठीक है, तो तपोस्थल रहा है कई सारे ऋषियों का, है ना। तो हम समझ सकते हैं कि इसका कितना महत्व है उत्तराखंड की संस्कृति से, और देश भर के श्रद्धालु यहाँ पर लाखों की संख्या में हर साल आते हैं। लेकिन एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में यहाँ पर पर्यटकों की संख्या जो है काफ़ी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण ये जो इकोसिस्टम है हिमालयाज़ वाला, ये हो सकता है कि उसको टॉलरेट ना कर पा रहा हो। और किस तरीके से हमने लास्ट ईयर देखा था कि कैसे चमोली में भू धसाव वाली जो घटना थी वो देखने को मिली थी, जिसको हम लैंड सिंकिंग कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए। ठीक है, हमारी आस्था का कोई विकल्प वैसे नहीं है, लेकिन हमें कम से कम जिस जगह पर ये लोकेटेड है वहाँ के एनवायरमेंटल जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रख के चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, तो होपफुली ये लेक्चर आपकी हेल्प प्रोवाइड करेगा, और हो सकता है कि इससे रिलेटेड, इससे नहीं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना हमेशा रहती है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमेशा समझ लीजिए कि इंपॉर्टेंट माने जाएंगे उत्तराखंड के एग्जामों में खास तौर पर। ठीक है, तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी ही।